नमस्कार, मैं माया और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। मुझे कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए, कहकर केशव घर से बाहर जा चुका था। मालती में कुछ कहने सुनने की शक्ति नहीं रही थी। वह एकटक केशव को जाते हुए देख रही थी, जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस स्थिति में होगी कि केशव ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी, लेकिन एक तरफ उसका मन नाचने गाने को कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने घर वालों की प्रतिक्रिया की कल्पना करके परेशान हो रही थी। जब वे सुनेंगे तो मालती वापस इंडिया लौट कर नहीं आ रही, तो पहले तो आश्चर्य करेंगे, भुनभुनाएंगे, और जब जानेंगे कि वह शादी करने जा रही है तो गुस्से से फट पड़ेंगे। अरे, इस मालती को इस उम्र में यह क्या पागलपन सूझा। वह कहेंगे लगता है कि वह सठिया गई है, इस उम्र में घर गृहस्थी बसाने चली है। लोग एक दूसरे से कहेंगे, कुछ सुना तुमने, अपनी मालती शादी कर रही है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पता नहीं किस आंख के अंधे और गांठ के पूरे ने उसको फंसाया है। सचमुच शादी करेगा या शादी का नाटक करके उसे घर की नौकरानी बनाकर रखेगा, कुछ पता नहीं। आजकल लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। मालती अपने आप से तर्क वितर्क करती रही। क्या केशव सचमुच उससे प्यार करने लगा था? वह ऐसी परी तो नहीं है कोई उसके रूप पर ही मर जाए। उसकी नजर सामने दीवार पर टंगे आईने पर पड़ी। उसका चेहरा अभी भी आकर्षक था, पर समय चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुका था। आंखें बड़ी बड़ी थी, पर बुझी बुझी थी। उनमें एक उदास भाव निहित था। उसका शरीर सुडौल था, पर उसकी जवानी ढाल पर थी। वह हमेशा कोशिश करती रहती थी कि वह किसी की आंखों में ना गड़े, इसलिए वह हमेशा फीके रंग के कपड़े पहनती थी। गहने भी नाममात्र के ही पहनती थी। वह इतने सालों से एक अनाम जिंदगी जी रही थी। उसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। बड़ी अदना सी इंसान थी वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी केशव ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। अगर वह चाहता तो उसे एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की मिल सकती थी। उसने फिर से वह लम्हा याद किया जब केशव ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। वह उस पल को बार बार जीना चाहती थी। मालती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? उसने कहा। यह क्या बात कह रहे हो आप? वह स्तब्ध रह गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपको लड़कियों की क्या कमी है? एक इशारा करेंगे तो उनकी लाइन लग जाएगी। हाँ, लेकिन तुमने यह कहावत सुनी है ना
कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार शादी करके मैं धोखा खा चुका हूँ। दोबारा यहाँ की लड़कियों से शादी करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। फिर उसने उसे अपनी पहली शादी के बारे में विस्तार से बताया। नैन्सी उसी अस्पताल की नर्स थी जिसे मैंने यहाँ आकर ज्वाइन किया था। मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला था, न कोई संगी न कोई साथी। नैन्सी ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे अच्छा लगा। मैं उसके यहाँ जाने लगा और धीरे धीरे उसके करीब आता गया। एक दिन हमने शादी करने का निश्चय किया। पहले 4 वर्ष अच्छे गुजरे, पर धीरे धीरे नैन्सी में बदलाव आया। वह बेहद आलसी हो गई। दिन भर सोफे पर पड़ी टीवी देखती रहती थी। नतीजा, वह मोटी हो चली। उसे खाना बनाने में भी आलस आता था। जब मैं थका मांदा घर लौटता तो वह मुझे फास्ट फूड की दुकान से लाया एक पैकेट पकड़ा देती। घर की साफ सफाई करने में भी वह कतराती थी। यहाँ तक कि वह हमारी नन्ही बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं देती थी। जब मैं कुछ कहता तो हम दोनों में जम कर लड़ाई होती। आखिर कब तक सहन करता। तलाक की नौबत आ ही गई। चूंकि हमारी बेटी 3 साल की थी, इसलिए उसे माँ के संरक्षण में भेजा गया। धीरे धीरे नैन्सी ने मेरी बेटी के कान भरकर उसे मेरे से दूर कर दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपने अकेलेपन से तंग आ गया हूँ। जीवन में मुझे यह शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जीवन के संध्या काल में मनुष्य को एक साथी की जरूरत होती है। लेकिन उसने कहा, आपको मालूम है मैं 40 पार कर चुकी हूँ। क्या हुआ? चाहत में उम्र नहीं देखी जाती। इस देश में तुम्हारी उम्र की औरतें अभी भी बन ठन कर और चुस्त दुरुस्त रहती हैं और भरपूर जिंदगी जीती हैं। मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता हूँ। अभी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, केशव ने मुस्कुरा कर कहा। मालती ने खिड़की से बाहर आंखें टिका दी। मन अतीत के गलियों में भटकने लगा। उसे अपना गांव याद आ गया, जहां उसका बचपन गुजरा था। घर में संयुक्त परिवार की भीड़, सहेलियों के साथ धमा चौकड़ी मचाना और त्योहारों पर सजना धजना, वह दुनिया ही अलग थी। वे दिन बेफिक्री और मौज मस्ती के थे। फिर अचानक उसकी शादी की बात चली और देखते ही देखते शादी तय हो गई। घर में मेहमानों की गहमा गहमी थी। सारा वातावरण पकवानों की खुशबू और फूलों की महक से ओत-प्रोत था। द्वार पर बंदरवाल सजे थे। युवतियां खिलखिलाकर हंस रही थी। सखियां छेड़खानी कर रही थी। सब एक सपने जैसा लग रहा था। फेरे हो चुके थे। मृदंग की थाप और शहनाई की ऊंची आवाज के बीच बात विदाई की होने लगी तो वर के पिता आत्माराम
मालती के पिता की ओर मुड़े और बोले, श्रीमान जी, पहले जरा काम की बात की जाए। वे उन्हें एक ओर ले गए और बोले, हाँ, अब हमें वह रकम पकड़ाइए जो आपने देने का वादा किया था। नारायण स्वामी मानो आसमान से गिरे हों। कौन सी रकम? मैं कुछ समझा नहीं। वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर मालूम होती है। आपको याद नहीं, जब हम लोग सगाई के लिए आए थे तो आपने कहा था आप दहेज में 2 लाख तक खर्च कर सकते हैं। ओ, अब समझा श्रीमान जी। मैंने कहा था कि मैं बेटी की शादी में 2 लाख लगाऊंगा, क्योंकि इतनी ही मेरी हैसियत है। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं ये रकम दहेज में दूंगा। बहुत खूब, अब मुझे क्या मालूम आपका क्या मतलब है। हम तो यही समझ बैठे कि आप हमें 2 लाख वरदक्षिणा देने के लिए राजी हुए हैं, तभी तो हमने इस रिश्ते की हामी भरी। नारायण स्वामी ने हाथ जोड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए था। मुझसे भारी भूल हो गई। खैर, कोई बात नहीं, शायद हमारे समझने में भूल हो गई हो, पर एक बात मैं बता दूं कि दहेज की रकम के बिना मैं यह रिश्ता हरगिज कबूल नहीं कर सकता। मेरे डॉक्टर बेटे के लिए लोग 10 लाख रुपए देने को तैयार थे। वह तो मेरे बेटे का आपकी बेटी पर दिल आ गया, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ संबंध करना पड़ा। अब आप जल्द से पैसे का इंतजाम कीजिए। नारायण स्वामी ने गिड़गिड़ा कर कहा, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे लिए यह असंभव है। मैं ठहरा खेतीहर, इतनी रकम मुझ पर तरस खाइए। मैंने शादी में अपने सामर्थ्य से ज्यादा खर्च किया है और पैसे जुटाना मेरे लिए बहुत कठिन है। अरे, जब सामर्थ्य नहीं था तो अपनी हैसियत के अनुसार रिश्ता ढूंढते। मेरे बेटे पर क्यों लार टपकाई? नारायण स्वामी कराते हुए स्वर में बोले, ऐसा अनर्थ न करें। मैं वादा करता हूँ, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसे का इंतजाम करके आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आपकी बेटी भी तभी विदा होगी। तभी मालती के तीनों भाई अंदर घुस आए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वे भड़क कर बोले। क्यों नहीं कर सकता? आत्माराम ने अकड़ कर कहा, हमारी बहन की आपके बेटे से शादी हो चुकी है। अब वह आपके घर की बहू है, आपकी अमानत है, तो हम कब इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस समय दहेज की बात उठाकर आप क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? बताइए, क्या आपको पता नहीं दहेज लेना कानूनन अपराध है? अगर हम पुलिस को खबर कर दे तो आप सबको हथकड़ियां पड़ सकती हैं। पुलिस का डर दिखाते हो। अब तो मैं हरगिज बहू को विदा करके नहीं ले जाऊंगा। कर लो जो करना हो। न मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए और न ही तुम्हारे घर की बेटी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगा, डंके की चोट पर कर लूंगा। हाँ हाँ, जो जी चाहे कर लेना। यह धमकी किसी
और को देना। हमारी भी इकलौती बहन है, हमें भारी नहीं। हम उसके लिए आपके सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। हम में उसे पालने की शक्ति है, हम उसे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। ठीक है, तुम रखो अपनी बहन को, हम चलते हैं। मालती के माता पिता समधी के हाथ पैर जोड़ते रहे, पर उन्होंने किसी की भी एक न सुनी। वे उसी वक्त बिना खाए पिए बारातियों समेत घर से बाहर हो गए। अरे लड़कों, तुमने ये क्या कर डाला? शारदा रोकर बोली। लड़की के फेरे हो चुके हैं, अब यह पराया धन है, अपने पति की अमानत है, उसे कैसे घर में बैठाए रखोगे? फिक्र न करो अम्मा, उस दहेज के लोभी के घर जाकर हमारी बहन दुख ही भोगती। वे उसे दहेज के लिए सताते रुलाते। अच्छा हुआ कि समय रहते हमें उन लोगों की असलियत मालूम हो गई। लेकिन अब तुम्हारी बहन का क्या होगा? वह न तो इधर की रही और न ही उधर की। विवाहिता होकर भी उसकी गिनती विवाहित स्त्रियों में नहीं होगी। बेटा, शादी के बाद लड़की अपनी ससुराल में ही शोभा देती है। चाहे जैसे भी हो, समधी जी की मांगों को पूरा करने की कोशिश करो और मालती को ससुराल विदा करो। अम्मा, तुम बेकार में डर रही हो। हम समधी जी की मांगे पूरी करते रहें तो इस सिलसिले का कभी अंत न होगा। एक बार उनके आगे झुक गए तो वे हमें लगातार झुकाते रहेंगे। हमें पक्का यकीन है कि देर सवेर वह अपनी गलती मान लेंगे और मालती को विदा कराकर ले जाएंगे। पर वे अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकी देकर गए हैं। अरे अम्मा, अगर लड़के वाले अपनी बेटी का फिर से विवाह करेंगे तो हम भी अपनी बहन का दूसरा विवाह रचाएंगे। यह कहना आसान था, पर कर दिखाना बहुत मुश्किल। दिन पर दिन गुजरते गए और मालती के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। कोई लड़का नजर में पड़ता तो वही लेन देन पर बात आड़े आ जाती। जब मालती की उम्र 30 के करीब पहुंची तो रिश्ते आने बंद हो गए। उसकी माँ उसकी चिंता में घुलती रही। वे बार बार अपने पति के आगे गिड़गिड़ाती रही, अजी कुछ भी करो, मेरे गहने बेच दो, ये मकान ये जमीन गिरवी रख दो, पर लड़की का कुछ ठिकाना करो। जवान बेटी को कितने दिन घर में बैठा कर रखोगे? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक बार नारायण स्वामी लड़के वालों से चोरी छुपके मिलने भी गए, पर अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ गए। आत्माराम ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा चुका है और उसके शीघ्र लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बेटी के लिए कोई और वर देख लें। अब रही सही आशा भी टूट चुकी थी। नारायण स्वामी गुमसुम रहने लगे। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया में नहीं रहे। उनके तीनों बेटे शहर में नौकरी करते थे। अम्मा, उन्होंने कहा, तुम्हारा और मालती का अब यहाँ गांव में अकेले रहना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम दोनों हमारे साथ चलकर रहो। बड़े बेटे सुधीर को पूना में रेलवे विभाग में
नौकरी मिली थी, रहने को मकान था। माँ बेटी अपना सामान समेट के साथ चल दी। माँ ने जाते ही बेटे के घर का चूल्हा चौका संभाल लिया और मालती के जिम्मे आए अन्य छुटमुट काम उसने अपने नन्हे भतीजे भतीजी की देखरेख का काम संभाल लिया। कुछ दिन बाद उनके मंझले भाई का फोन आया, माँ तुम्हारे बहू को बच्चा होने वाला है, ये संभालना होगा, हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ ने उत्साह से कहा। वे तुरंत जाने को तैयार हो गई। मालती को भी उनके साथ जाना पड़ा। अब उनकी जिंदगी का यही कर्म हो गया। बारी बारी से तीनों भाई माँ बेटी को अपने यहाँ बुलाते। माँ के देहांत के बाद मालती इसी धर्रे पर चलती रही। मालती के मेहनती और सरल स्वभाव से सब खुश थे। उसकी अपनी मांगे अत्यंत ही सीमित थी। उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, उसकी कोई आकांक्षा भी नहीं थी। उसके जीवन का ध्येय ही ये था, दूसरों के काम आना। वह हमेशा सबकी मदद करने को तत्पर रहती थी। उसके भाइयों की देखा देखी उसके अन्य सगे संबंधी भी उसे गरज पड़ने पर बुला लेते थे। हर कोई उससे कसकर काम लेता और अपना उल्लू सीधा करने के बाद उसे टरका देता। मालती के दिन किसी तरह बीतते रहे। कभी कभी वह अपने एकाकी जीवन की एक रास्ता से ऊब जाती। जब वह अपनी हम उम्र स्त्रियों को अपनी गृहस्थी में रमी देखती, उन्हें अपने परिवार में मग्न देखती, तो उसके कलेजे में भी एक हुक सी उठती। लोगों की भीड़ में वह अपने आप को अकेला समझती। जब तब उसका मन अनायास से भर आता और जी करता कि वह फूट फूट कर रोए, पर उसके आंसू पोंछने वाला था भी कौन। के ससुर का धन लोभ और भाइयों की हट के आगे उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। अब वह एक बिना साहिल के नाव के तरह थी, उद्देश्यहीन और गतिहीन। मालती के बड़े भाई सुधीर की बेटी उषा की शादी हो गई और वह अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में जा बसी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे मालती की याद आई, तो वह अपने पापा से बोली, पापा आप किसी तरह बुआ जी को यहाँ भेज दो तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वे घर का काम भी संभाल लेंगी और बच्चे की देखभाल भी कर लेगी। यहाँ के बारे में तो आपको पता ही है, बेबी सीटर और नौकरानी एक एक घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं। इससे हमारा तो दिवालिया ही निकल जाएगा। हाँ हाँ तुम्हारे लिए मालती कभी मना नहीं करेगी, पर कुछ दिनों के लिए वह गठिया के दर्द से परेशान है। अगर तुम लोग उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लोगी तो अच्छा रहेगा। सुना है कि विदेश में बीमार पड़ने पर अस्पताल और डॉक्टरों के इलाज में बड़ा खर्चा हो जाता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, यह कौन सी बड़ी बात है। बुआ का बीमा करा लिया जाएगा, बस आप उन्हें जल्द से जल्द रवाना करवा दें। मालती अमेरिका के लिए रवाना हो गई। उनकी भतीजी उसे एयरपोर्ट पर लेने आई। बेटी तेरे देश में तो बड़ी ठंड है, मालती ने ठिठुरते हुए कहा। मेरी तो कपकपी छूट रही है
उषा हंस पड़ी। अरे बुआ जी, अपना घर वातानुकूलित है, बाहर निकलो तो कार में हीटर लगा हुआ है, शॉपिंग मॉल में भी टेम्परेचर गर्म रखा जाता है, फिर सर्दी से क्या घबराना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बाहर कदम रखो तो बर्फ में पांव फिसलने का डर रहता है, इसलिए जरा संभल कर रहना। फिर उसने मालती के गले लगकर कहा, बुआ जी, तुम आ गई तो मेरी सब चिंता दूर हो गई। अब तुम मुझे वे सभी चीजें बनाकर खिलाना जिन्हें खाने के लिए मेरा मन ललचाता रहता है। घर पहुंचकर उषा ने कहा, बुआ, आपका बिस्तर बेबी के रूम में लगा दिया है। जब बेबी पैदा होगा तो शायद रात में एक आध बार बच्चे को दूध की बोतल देने के लिए उठना पड़े। और हाँ, सुबह रस्टी को जरा बाहर ले जाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरी नींद आसानी से खुलती ही नहीं है। बुआ ने आश्चर्य से पूछा, यह रस्टी कौन है? अरे रस्टी हमारा छोटा सा कुत्ता है, कल ही दलीप उसे खरीद कर लाए हैं। हमने सोचा कि बच्चे को उसका साथ अच्छा लगेगा, पर बेटी, इतने नन्हे बच्चे के साथ कुत्ता पालना अक्लमंदी नहीं है। जानवर का क्या ठिकाना कभी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो? अरे नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नेहात डर रही हैं। वैसे दलीप जब घर में होंगे तो वे कुत्ते का सारा काम देख लेंगे। कुछ समय बाद उषा ने एक बालक को जन्म दिया। मालती ने घर का काम संभाल लिया और बच्चे की जिम्मेवारी भी ले ली। वह दिन भर बहुत सारे काम करती और रात को निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाती। काम वह इंडिया में भी करती थी, पर वहाँ और लोग भी थे उसका हाथ बटाने के लिए, पर यहाँ वह अकेली पड़ गई थी। एक दिन सुबह सुबह बच्चे का दूध बना रही थी और रस्टी दरवाजे के पास आकर कूं कूं करने लगा। ओहो, तुझे भी अभी ही जाना है, वह झुंझलाई। जब रस्टी ने कूकू करना बंद न किया तो मालती ने बच्चे को पालने में लेटाया और एक शॉल लपेटकर रस्टी की चैन थामे घर से निकले। पिछली रात बर्फ गिरी थी, सीढ़ियों पर बर्फ जम गई थी और सीढ़ियां कांच की तरह चिकनी हो गई थी। मालती ने हड़बड़ी में ध्यान न दिया और जैसे ही उसका पांव सीढ़ी पर पड़ा वह फिसल कर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में भयानक दर्द हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा उस भीषण ठंड में धरती पर पड़े पड़े उसका शरीर अकड़ जाएगा और उसका दम ही निकल जाएगा। दरवाजा खोला तो उसे पड़ा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। यह क्या हुआ बुआ? तुम कैसे गिर पड़ी? मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था न। बर्फ पर बहुत होशियारी से कदम रखना, वरना पैर फिसलने का डर रहता है। अब मैं जानबूझकर भी नहीं गिरी, उसने कर्राह कर कहा। जल्दबाजी में पांव फिसल गया। उषा व उसका पति दलीप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मालती की जांच करके बताया कि उसका टखना टूट गया है, ऑपरेशन करना होगा, हड्डी बैठानी होगी। इसमें $10,000 का खर्चा आएगा। 10,000 सुनकर मालती की सांस रुकने लगी। उषा, तूने मेरा मेडिकल बीमा करा लिया था ना?
मैंने दलीप से कह दिया था बुआ जी। बताओ दलीप, आपने बुआ जी का बीमा करा लिया था ना? ओहो, ये बात तो मेरे ध्यान से बिल्कुल ही उतर गई। उषा अपने हाथ मलने लगी। यह आपने बड़ी गलती की है। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? वे इधर उधर फोन घुमाने लगे। आखिर उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जो मालती का इलाज फ्री में करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो डॉक्टर उस अस्पताल में एक विजिटिंग डॉक्टर के रूप में आता था, जो कि न्यूयॉर्क से आता था। उसने मालती के पैर की जांच की। तभी एक नर्स बोली, डॉक्टर केशव। यह नाम सुनते ही मालती का हृदय जोर से धड़क उठा। क्या ये वही है? नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। इस नाम के और भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, पर डॉक्टर को देखते ही उसका संशय दूर हो गया। वही है, ये तो वही है। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि मालती उन्हें पूरे 20 वर्ष बाद देख रही थी, पर उन्हें पहचानने में उसे एक पल की भी देरी न हुई। केशव का बदन दोहरा हो गया था और सिर के बाल भी झड़ गए थे, पर चेहरा यूं का यूं चमचमा रहा था। ये छवि तो उसके हृदय में अंकित थी। उसने भावुक होकर सोचा, इसकी तस्वीर तो उसने सहज कर अपने बक्से में रखी हुई थी। वह हर रोज अकेले में तस्वीर निकालती, उसे निहारती और उस पर 2-4 आंसू बहाती। ये तस्वीर उन दोनों के मंगनी के अवसर की थी, जिसकी एक परत मालती ने सबकी नजर बचाकर चुरा कर अपने पास रख ली थी। उसने सुना था केशव अमेरिका जाकर वहीं क्या हो गया। उसने एक उड़ती हुई खबर सुनी थी कि केशव ने एक गोरी मैडम से शादी कर ली थी, और इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी हुए थे। डॉक्टर केशव कैबिन से बाहर आए। मालती ने उन पर एक भेदी नजर डाली। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया था? शायद नहीं। उन्होंने उसका पैर जांचा और कहा, मैं इनका इलाज अपनी क्लिनिक में फ्री में कर दूंगा। एक भारतीय होने के नाते हमें प्रदेश में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। ओहो डॉक्टर साहब, आपने तो हमें उभार दिया। उषा ने कहा, मैं कल न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ ले जाऊंगा। ऑपरेशन के बाद इन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत होगी, फिर वे इंडिया जा सकती हैं। ऑपरेशन होने के बाद केशव ने पूछा, अब आप क्या चाहोगे? न्यू जर्सी जाना अपनी भतीजी के पास या इंडिया जाना? और कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई ठोर ठिकाना नहीं। मेरा एक सुझाव है, यदि अन्यथा न समझे तो आप कुछ दिन मेरे यहाँ रह सकती हैं। आपके यहाँ मालती चौंक पड़ी, लेकिन आपकी पत्नी, आपका परिवार? केशव हंस दिया, मैं अकेला हूँ। विश्वास कीजिए, मुझे आपके रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। मैं कभी कभी अपने देश का खाना खाने को तरस जाता हूँ। हो सके तो मेरे लिए एक आध डिश बना दिया कीजिए। और कॉफ़ी का तो मैं बहुत ही शौकीन हूँ, दिन में 5-6 प्याले पीता हूँ। आप बना दिया करेंगी ना? वह हंस पड़ी। वह
उससे ढेरों सवाल पूछना चाहती थी। वह अकेला क्यों रहता है, क्या उसकी बीवी कहाँ रहती है, लेकिन अभी उसके लिए वो नितांत अजनबी थी, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। केशव के घर पर आकर उसे ऐसा लगा कि वह अपने मुकाम पर पहुंच गई। 2 माह में ही वह ठीक होकर चलने लगी। इतने दिन में केशव के घर का चप्पा चप्पा उसका हो गया था। उसने बड़ी जतन से उसे ठीक कर दिया। वह डॉक्टर का एहसान सेवा से चुकाना चाहती थी। उधर केशव की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन मालती ने सोचा आज उसके जीवन में ये है अनहोनी घटी है। उसका गुजरा हुआ मुकाम फिर लौट आया है। जिस आदमी की तस्वीर को देख देख कर उसने इतने साल गुजार दिए, वह आज उसके सामने खड़ा है और उसे अपनाना चाहता था। यह एक चमत्कार नहीं तो क्या है। उसने अपने लिए थोड़ी सी खुशी की कामना की थी। केशव ने उसकी झोली में दुनिया भर की खुशियां उड़ेल दी थी। भला ऐसा क्यों होता है कि इस भरी दुनिया में केवल एक व्यक्ति हमारे लिए अहम बन जाता है। उसने सोचा ऐसा क्यों लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चुंबक की शक्ति हमें उसकी ओर खींच ले जाती है। हर पल उस मनुष्य की शक्ल देखने को ही जी करता है। उससे बातें करने के लिए मन ललायित हो उठता है। उसकी हर एक बात, हर एक आदत मन को भाती है। उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, व्यर्थ लगता है। उसकी छुअन शरीर में एक सिरहन पैदा कर देती है। तन मन में एक मादक एहसास होता है और हमारा रोम रोम पुकार उठता है। यही है मेरे मन का मीत, यही है मेरा जीवन साथी। इस मनुष्य की तस्वीर के सहारे उसने कितने साल गुजार दिए थे। आज वह उसके सामने प्रार्थी बना खड़ा है, उससे प्यार की याचना करते हुए। क्या वह इस मौके को गवा देगी? नहीं, उसने सहसा तय कर लिया था कि वह केशव का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। अगर उसने ये मौका हाथ से निकल जाने दिया तो वह जीवन भर पछताएगी। आज तक वह औरों के लिए जीती आई है, अब वह अपने लिए जिएगी। और रही उसके परिवार की बात, तो चाहे उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उन्हें उसके निर्णय को स्वीकार करना ही होगा। घड़ी का घंटा बज उठा तो वो अतीत से बाहर आई। ओहो, वह बीते दिनों की यादों में इतना खो गई थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। वह उठी और उसने एक एक करके घर का काम निपटाना शुरू कर दिया। उसने कमरों की सफाई की। आज उसे इस घर में एक अपनापन महसूस हो रहा था। हर एक वस्तु पर प्यार आ रहा था। उसने केशव के कपड़े करीने से लगाए, बगीचे के फूल लाकर कमरे में सजाए। उसकी निगाहें घड़ी की ओर लगी हुई थी। जैसे ही घड़ी में 10 बजे घर का मुख्य द्वार खुला और केशव ने प्रवेश किया। ओहो, वह एक कुर्सी पर पसर कर बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज सुबह
से 3 ऑपरेशन करने पड़े। मालती के मन में केशव पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसने कॉफी का प्याला आगे बढ़ाया। ओह थैंक्स। वह कॉफी की घूंट भरता रहा और उसे एकटक देखता रहा। वह तनिक असहज सी हो उठी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। आज तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा है, एक अजब सलोनापन है। यह कायापलट कैसे और क्यों हुआ? वह लज्जा गई। क्या आप नहीं जानते? शायद जानता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके मुंह से बोलना निकला। मालती, कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका जवाब क्या है? बोलो, हाँ या ना? मालती ने धीरे से कहा, हाँ। केशव ने उठकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। मालती, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराओगे, तभी मैंने तुम्हारे लिए यह अंगूठी पहले से ही खरीद कर रखी थी। उसने जेब से एक मखमली डब्बी निकाली और उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकाल कर उसकी उंगली में पहना दी। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। वह क्या? केशव ने अपना हाथ आगे किया। मालती सिरहर सी उठी। उसे लगा वह रंगे हाथों पकड़ी गई। अरे, वह हिचकिचाने लगी। यह तस्वीर तो मेरे बक्से में थी। यह आपको कहाँ से मिली? यह तस्वीर मैंने आपके बक्से से नहीं ली मैडम। यह तो मेरे मेज की दराज में पड़ी रहती है। मालती अवाक उसकी ओर देखने लगी। शर्म से उसकी कनपटियां लाल हो गई। मालती की प्रक्रिया देखकर केशव हंस पड़ा। अरे पगली, जिस तरह तुमने अपनी मंगनी के अवसर पर ले गई ये तस्वीर संभाल कर रखी थी, उसी तरह मैंने भी इस तस्वीर को मौका पाकर उड़ा ली थी। इसे जब तब देखकर तुम्हारी याद ताजा कर लेता था। वह झेंप सी गई। ओहो, तो आप जान गए थे कि मैं कौन हूँ? और नहीं तो क्या। तुमने क्या सोचा, मुझे अनजान लोगों का मुफ्त इलाज करने का शौक चढ़ा है? उस दिन अस्पताल में तुम्हें मैं पहली नज़र में पहचान गया था। तुम्हें भला कैसे भूल सकता था? आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी और आपने ये बात मुझसे इतने दिनों तक बड़ी होशियारी से छुपाए रखी। उसने मीठा उल्हाना दिया। और करता भी तो क्या, तुम्हारा आगा पीछा जाने बगैर मैं अपना मुंह खोलना नहीं चाहता था। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं। तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं चकरा गया था। जब तुम्हें रोते हुए देखा तो कारण जान तुम्हारी मदद करने का फैसला लिया। जब हमारी बातों के दौरान यह पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और न ही तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष आया है, मैंने तुम्हें अपना बनाने का निश्चय कर लिया। मेरा तुम्हें अपने घर बुलाने का भी यही मकसद था। मैं तुम्हारा मन टटोलना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ें, एक दूसरे को जाने और परखें। और जब मैंने जान लिया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने तुमसे शादी करने की ठान ली। मालती की आंखों से
आंसुओं की झड़ी लग गई। इतने बड़े संजोग की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। केशव ने कहा, एक बार मैं भारी गलती कर चुका हूँ अपने पिता का विरोध न करके। शादी के बाद घर पहुँचने पर मैंने अपने पिता से बहुत बहस की, पर वो यही कहते रहे। उन्होंने मेरी पढ़ाई पर अपनी सारी पूंजी लगा दी और ये रकम वो कन्या पक्ष से वसूल करना चाह रहे हैं। मैंने तो गुस्से से भरकर अमेरिका जाने की ठान ली, जहां से ढेरों डॉलर कमाकर अपने पिताजी को भेज सकूं, उनकी धन लोभ की तृष्णा को शांत कर सकूं। उसके बाद नैन्सी मेरे जीवन में आई और मैंने तुम्हें भुला देना चाहा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। अब मैं तुमसे शादी करके उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। मालती, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी अज्ञात शक्ति ने हमें एक दूसरे से मिलाया है? नहीं तो न तुम अमेरिका आते और न हम यूं अचानक मिलते। उसने मालती के आंसुओं को पूछा। उस समय इन आंसुओं का नहीं, उसने मालती के आंसुओं को पोंछा और कहा, यह समय इन आंसुओं का नहीं, यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मालती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बीत गया उसे भुला दो और भावी जीवन की सोचो। हमें एक दूसरे का साथ मिला तो हम बाकी जिंदगी हंसते खेलते गुजार देंगे। कल हम अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे, ठीक है? फिर भी शादी के लिए हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही, मसलन नई साड़ी, मंगलसूत्र वगैरह। मंगलसूत्र मेरे पास है। अरे वह कैसे? मैं आपका दिया हुआ ये मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में पहने रखती हूँ। यह 20 साल से एक कवच की तरह मेरे गले में पड़ा हुआ है। सच? केशव हंस पड़ा। उसने झुककर मालती को गले लगा लिया। मालती का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। वह केशव के आगोश में सिमट गई। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।